नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस में क्या देख रहे थे, टेस्ट सीरीज, यानी कि वो पेपर्स जो कि आपके सितंबर में एसएससी के कंप्लीट हुए थे। ठीक है, तो उसी में देखिए 17 तारीख की पहली शिफ्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए भाई सेकंड में क्या था, सेकंड शिफ्ट में क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में पूछा है इसमें, तो ग्राम पंचायत की बात करेंगे दोस्तों किसमें, नीति निर्देशक तत्व यानी कि 35 से 51 तक है। ठीक है, 51 के अंदर रखा गया है, तो कौन सा है देखो, कौन सा है आपका आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 के अंदर आपके ग्राम पंचायत को रखा गया है। जबकि ग्राम पंचायत को मेनली किससे 243 से डिनोट करते हैं, इसके बारे में पूरा पता करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। और जो डीपीएसपी है उसकी रेंज कितनी है, डीपीएसपी का मतलब है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऐसे सिद्धांत अनुच्छेद 35 से 51। ठीक है, ऐसे सिद्धांत, जो सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत जो कि आपके आर्थिक और राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको बढ़ावा दें। ठीक है, एक तर्कसंगत तो है जो आपके डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है, लेकिन ये न्याय संगत नहीं है, यानी कि आप अगर इनको ब्रोक करते हो, तोड़ते हो, तो आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो ठीक है, इन्हीं के अंदर में इसको रखा गया है भाई। 35 से अंदर ही तो आएगा 40 ग्राम पंचायत। ठीक है, ये कब रखा था, यानी कि जब देश का संविधान बना था 1950 में, लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो उस टाइम पर ये प्रेजेंट में मौजूद नहीं था। उसके बाद में नेहरू जी, जो कि गांधी जी की इच्छा होती है कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और 52 और 53 के अंदर यानी कि 1952 में 1953 में दो कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा, लेकिन वो दोनों के दोनों असफल हो जाते हैं, क्योंकि स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए वो पता ही नहीं कर पाते कि किस तरीके से स्टेब्लिश करें। फिर बलवंत राय मेहता समिति को बनाते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या थी, और उसमें निकल कर आता है जन भागीदारी का अभाव। ठीक है, फिर बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव देती है। ठीक है, त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेयर्स में पंचायत, जिसका मतलब क्या है, पहला ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत, दूसरा आपका पंचायत समिति होगा, पंचायत समिति, और तीसरा आपका जिला पंचायत होगा, तीसरा आपका क्या होगा, जिला पंचायत। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत का हिस्सा है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया। अगर कभी भी पंचायत या ग्राम पंचायत की बात की जाए तो इनका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ठीक है, 243 से 243 ओ तक आपका ग्राम पंचायत है। ठीक, 243 पी यानी कि जो आएगा 243 पी ओ के बाद आएगा, वहां से जेट जी तक आपका नगर पालिका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सहकारी समिति है। तो भाई इनसे रिलेटेड कंप्लीटली आपको पता चल गया, अनुच्छेद 40 के अंदर रखा है। ठीक है, शुरुआत में लागू नहीं हो पाया, तो संसद में बहस के बाद बी आर अम्बेडकर ने इसको, जो ग्राम पंचायतों का टॉपिक है, उसको उठाकर डीपीएसपी के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद में 92-93 में, यानी कि इसको उठाते हैं पूरा, जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन जो है आपका 73वां, नरसिम्हा राव सरकार में पास हुआ था 1992 और 93 में। ठीक है, इसमें आया था, फिर जाकर इसको संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, इस संशोधन के बाद में आपका पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। उसके बाद में ये सभी राज्यों में लागू हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, पंचायत का कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन है
कि क्या हुआ था क्या नहीं। 40 में क्यों रखा, क्योंकि उस टाइम पे बी आर अम्बेडकर इस जो ग्राम पंचायत है इसके फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने उठा के इसको किस में रख दिया था, यानी कि किस में रख दिया था, बहस के बाद में नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत। लेकिन उसके बाद में इस पर काफी ज्यादा कोशिशें चलती रही कि कैसे भी स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतों को लोगों में इंक्लूड करें, ठीक है, उन लोगों को वहां पर स्टेब्लिश करें। तो इसलिए समितियां बनी, बलवंत राय मेहता समिति, पी के थुंगन समिति जो लास्ट समिति थी, ठीक है, बीच में आपका वी के राव समिति आती है, अशोक मेहता समिति आती है और एम एल सिंह भी समिति आती है। उसके बाद में ये 92-93 में फाइनली इंप्लीमेंट हो पाया, संवैधानिक दर्जा मिला, दर्जा के बाद में इसको कबूल कर लिया गया और इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2022 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू की गई एक पहल निक्षा मित्र के लिए निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भाई किसे बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? दीपा मलिक को। किसको बनाया है? हरियाणा की दीपा मलिक को, ठीक है। ये जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, क्या है? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये टीबी मुक्त भारत के साथ साथ जो किस किस की ब्रांड एम्बेसडर है? ब्रांड एम्बेसडर पहला टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत, और दूसरा है क्लीन इंडिया। दूसरा क्या है भाई? क्लीन इंडिया, ठीक है, क्लीन इंडिया। इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर है। इनको अवार्ड क्या क्या मिल चुका है? अगर इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं? 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। 2017 में इनको पद्मश्री दिया गया भारत सरकार द्वारा। 2019 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो व्हील चेयर पर ही बैठी रहती हैं, ठीक है, लेकिन उनके बावजूद भी इन्होंने व्हील चेयर फाउंडेशन की स्थापना की थी और फिर भी इन्होंने पैरा ओलंपिक में परफॉर्म किया, ठीक है। तो इसको कंसीडर रखना, इनकी उपलब्धि, और साथ में ये जिस प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है तो उसके लिए जान लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर था? मैस्कॉट पूछा इसमें, तो क्या था भाई? जीतू बारासिंगा। क्या था? जीतू बारासिंगा का मतलब हिरण, ठीक है, जिसके 12 सिंह होते हैं, बारासिंगा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ठीक है। तो भाई यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये कहाँ आयोजित हुए थे? आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैस्कॉट क्या था, यानी कि शुभंकर क्या था? मैंने आपको लिखा दिया, जीतू बारासिंगा, बारासिंगा, ठीक है। कौन जीता था इसको? शुभंकर। कौन जीता था भाई इसको? विजेता कौन था? पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इसको जीती थी, ठीक है। बारासिंगा, बारासिंगा यूपी का राजकीय पशु है, यूपी का राजकीय पशु है, ठीक है। और ये इसका तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था इस मैच का। इससे पहले 2 और हो चुके हैं, लेकिन जो यूपी में आयोजित हुआ था ये थर्ड एडिशन था। तो ध्यान रखना कौन सा था थर्ड? जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब इसके आगे क्योंकि पेपर में यही पूछे जाएंगे जो खेलो इंडिया गेम्स है, इसके आगे यही आने वाले हैं।
एक ना एक क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा। मैंने आपको बोला था अगर एक क्वेश्चन है इस तरीके का आता है तो उसी तरीके के 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाली शिफ्ट में आपके साथ में जरूर आएंगे। ठीक है, तो अब देखना खेलो इंडिया, ये यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि को अधिक उत्पादन बनाना, जो राष्ट्रीय कृषि मिशन है उसके अंतर्गत देखो, पहला ऑप्शन कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, मोर प्रोडक्टिव बनाना। कृषि को जैविक अधिक सतत बनाना, टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल। अधिक सतत का मतलब क्या है? सस्टेनेबल बनाना। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो इस जो ये मिशन था इसके ये तीनों ही शामिल थे। ये तीनों जो पॉइंट्स आपको इसमें क्लियर किए ये तीनों शामिल थे, तो कौन सा होगा भाई आपका? 4 ऑप्शन विल बी राइट। 1, 2 एंड 3 आर, है ना, ट्रियो आर करेक्ट। ठीक है, तीनों जो ट्रियो है वो करेक्ट है। यानी कि NMSA का जो मुख्य था काम वो क्या था भाई? कृषि को अधिक उत्पादित बनाना, अधिक सतत बनाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो तीनों इस मिशन के जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो काम है वो तीनों शामिल थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। किस मंत्रालय ने बनाई थी ये भाई? किस मंत्रालय ने बनाई थी? कृषि मंत्रालय। किसने? कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्व पावर योजना का शुभारंभ किया। इसको भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस प्रोग्राम को आपका लॉन्च किया। तो इसका मेन मोटिव क्या था, किस लिए लॉन्च किया? तो देखो भाई, फ्रांस के साथ भारतीय सौर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना बिल्कुल गलत। विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों और प्रयोगशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को दूर करना। तो कौन सा होगा? बस सेकंड वाला होगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी लैब है, लेबोरेटरी है, उसमें कोई मेल फीमेल वाला वो पोर्शन ना हो, सभी को इक्वलिटी के साथ रखा जाए। तो ये काम था इसका। इस वाली योजना का क्या काम था? यही काम था। ठीक है, तो ध्यान रखना सेकंड वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? भाई समता सैनिक दल 1927 में। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर VR अंबेडकर। VR अंबेडकर के थ्रू इसे किया गया था। ठीक है, कहां किया गया था भाई? क्षेत्र क्या था? क्षेत्र कौन सा था इनका? तो महाड़ क्षेत्र। कौन सा था? महाड़ क्षेत्र, महाराष्ट्र, जो आज का मुंबई है। ठीक है ना, उस मुंबई की बात है। वहां पर इन लोगों ने जो तालाब है, ठीक है, तालाब का पानी पीकर जाति प्रथा को दूर किया था। जाति प्रथा को दूर किया था। ये ध्यान रखना, उस तालाब का पानी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि सारे पशु पक्षी तो पी सकते हैं लेकिन शूद्राज यानी कि जो माइनॉरिटी है वो पानी नहीं पी सकती थी। तो इन्होंने 1927 को महाड़ क्षेत्र में समता सैनिक दल बनाया जिसने मार्च किया। मार्च करने के बाद जाकर उन्होंने पानी के लिए उधर निश्चय किया। ठीक है, और उसके बाद में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई थी, लड़ाई हुई थी। ठीक है, इनको चोटें भी आई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर को, फिर भी लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, समता सैनिक दल की स्थापना किसने की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किस लिए की थी भाई? महाड़ क्षेत्र। किस लिए? जो SC ST लोग हैं, SC ST लोग हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है, उन लोगों के लिए पानी को नॉर्मल या फिर मंदिर वगैरह है उनके उनमें प्रवेश के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। इसी के लिए इन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हेलोजन गैस नहीं है? भाई हेलोजन गैस कौन सी है? जो कि समूह 17 के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है ना, जो 17 वाले में टोटल कितने हैं भाई? आपका अगर ग्रुप देखोगे तो 18 है। 18 में लास्ट में क्या है? नोबल गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है। तो उससे पहले जो आता है 17, उसमें आते हैं। ठीक है, 17 में जो समूह है या ग्रुप है
उसकी बात करेंगे तो उसमें आने वाली कौन कौन सी है भाई आपका, अगर उसकी बात करेगा तो कौन कौन सा आता है उसमें आपका, क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक ऐसी आपकी हैलोजन गैस है, क्या है, हैलोजन गैस है, ठीक है, हैलोजन गैस है। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा शामिल नहीं है भाई, हीलियम, कौन सा शामिल नहीं है इसमें, हीलियम, ठीक है। हीलियम क्या है, हीलियम क्या है, ट्वाइस He4, ठीक है, ये हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है और ये हैलोजन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें यही पहचानना था कि हैलोजन का हिस्सा है या नहीं है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन तीनों की तीनों हैलोजन का हिस्सा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ट्वाइस He4। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत बताना है आपको, यानी कि आपको द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज फाइंड करना है, ठीक है। वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो देखते हैं भाई, C6H12O6 इसमें क्या निकालना है, कार्बन का वेट परसेंटेज, ठीक है। वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है ऑफ कार्बन, क्या होगा तो कैसे कैलकुलेट करें, पहले कार्बन का वेट निकाल लेते हैं ऑफ कार्बन, ठीक है, ए निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालोगे, कितने एटॉम्स है, 6, और इसका एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर नहीं जो सॉरी मास नंबर है वो कितना है इसका 12, ठीक है। तो कितना आ गया 72। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग बाकी के का पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है, वेट ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसी तरीके से करना है आपको, कितना है भाई 6 इंटू 12 4 कार्बन प्लस H का देखते हैं 12 इंटू 1, क्योंकि 1 क्या है भाई, हाइड्रोजन कितना होता है 1H1, ठीक है। कार्बन कितना होता है 6C12 एंड आपका ऑक्सीजन कितना होता है 8O16, ठीक है। इनसे लेंगे तो ये तीनों क्या है, ये जो तीनों ऊपर वाले हैं क्या है भाई, एटॉमिक मास है, क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। और जो नीचे है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, 618 आर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो इसी को लिखते हैं प्लस ये कितना होगा 6 इंटू 16, तो देखिए कितना हो गया भाई, इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल कितना हो गया 180, ठीक है, ये आ गया। अब आपको कार्बन का वेट परसेंटेज निकालना है, तो कार्बन का वेट परसेंटेज कैसे निकालोगे, कार्बन का वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो देखो भाई 72 अपॉन 180 इंटू 100, ठीक है। इसको कट करो, 6 से 3 टाइम, 6 से 12 टाइम एंड ये 4 टाइम, तो कितना हो गया 40%, कितना हो गया 40%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कितना हो गया 40%, ठीक। तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा, बिल्कुल क्लियर है इससे फिल्म, और आप तुरंत निकाल सकते हो, कार्बन का था, ये किसका था, हाइड्रोजन था, और ये कितना था, ये क्या है ऑक्सीजन था। तीनों को निकाला, ऐड किया, 180 आ गया, इसका कितना है 72 एंड डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा इससे फाइनली 72 अपॉन 180 इंटू 100, ठीक है। तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40%, 3 टाइम ये कट जाएगा, 12 टाइम ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वेट परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है, ये निकल आया। आराम से निकाल सकते हो किसी के लिए भी अगर आगे आए तो, ठीक है। एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं विद जो इतना एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, टोटल 6 दे रखे थे, तो 6 को पहले लिखा, और कितना होता है एटॉमिक मास 12 दे रखे थे H, पहले लिखा, कितना एटॉमिक मास है भाई 1H1, ठीक है। तो 1 ही इसका एटॉमिक मास है तो उसको लिखा, प्लस 6 इंटू कितने ऑक्सीजन के 6, एटॉमिक मास कितना है 16, तो उसको लिखा, सबको ऐड कर लिया और निकाल के रख दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, डायमैक्स जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा किसके शासनकाल में आया था डायमैक्स, भाई डायमैक्स आपके सीरिया के शासक एंटियोकस, एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है।
वो आया था। उसके बाद में बिंदुसार जो मौर्य राजा था जिसके पास आया था सीरिया का राजदूत, तो भाई क्या लिखोगे बिंदुसार। पहले तो इसको देख लो बिंदुसार। और डायमैक्स था क्या? डायमैक्स यूनानी शासक, सॉरी डायमैक्स क्या था? सीरिया के शासक एंटीओकस का राजदूत, ठीक है, एम्बेसडर था, राजदूत था। किसके पास आता है भाई? भारत आगमन किस लिए आता है भारत में? बिंदुसार। बिंदुसार क्या था? मौर्य राजा, ठीक है, उनके पास आया मौर्य राजा। फिर बिंदुसार इससे मीठी शराब, अंजीर एवं यूनानी दार्शनिक की मांग करते हैं। यूनानी दार्शनिक की मांग करते हैं, ठीक है, मांग करते हैं। कौन करता है? बिंदुसार। जिसमें से उसे मीठी शराब और अंजीर तो मिल जाती है, यूनानी दार्शक नहीं मिल पाता, क्योंकि यूनानी कानूनों के अनुसार जो यूनानी दार्शक है उनका क्रय विक्रय नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना किसके टाइम पर आया था डायमैक्स? बिंदुसार के टाइम पर। बिंदुसार कौन था? मौर्य शासक था, ठीक है। क्या था डायमैक्स? था कौन आखिर में? यूनानी राजदूत था। किसका था भाई? सीरिया के शासक एंटियोकस का। किसका? एंटियोकस का, सीरिया के शासक एंटियोकस का। फिर क्या होता है आता है तो बिंदुसार उससे मीठी शराब, अंजीर एवं यूनानी दार्शनिक की मांग करते हैं, लेकिन वो मीठी शराब और अंजीर ही दे पाता है। तो क्या होगा भाई? बिंदुसार। कौन से नंबर का किंग था? मैं सेकंड मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर शासन किया, पहला मौर्य शासक। उसके बाद जो उसका पुत्र था वो ही बिंदुसार था, ठीक है। बिल्कुल क्लियर तस्वीर हो गई। नेक्स्ट चलते आगे। भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है? भाई किस देश में है भाई? नेपाल में। किस में है? नेपाल में। श्रीलंका में कौन है? श्रीलंका में सिंघली बौद्ध। कौन है? सिंघली बौद्ध। ध्यान रखना, सिंघली बौद्ध। भूटान में कौन है? बौद्ध, ठीक है। म्यांमार में कौन से हैं? बौद्ध। लेकिन नेपाल में कौन है? हिंदू। ध्यान रखना, हिंदू, ठीक है, हिंदू। फुल कंट्री है जो कि हिंदूज को डिनोट है, ठीक है, नेपाल। उसके बाद में क्या आता है? मॉरिशस भी है, और भारत में तो है ही, ठीक है। कुछ ही कंट्रीज है जिसमें कंप्लीट फुल पॉपुलेशन हिंदूज की है, जैसे कि नेपाल है, मॉरिशस है, इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंदिरा पीपी बोरा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए 2020 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुई? तो भाई पीपी बोरा ने बी शांताराम से, जो कि कुचिपुड़ी के नृत्य गुरु हैं, उनसे कुचिपुड़ी डांस कला भी सीखी थी, ठीक है। 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो उसको भी सीखा है इन्होंने वी सत्यनारायण स्वामी से, जो कि कुचिपुड़ी के जाने माने कलाकार हैं, गुरु हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने रुक्मणी अरुणडेल से, जो कि भरतनाट्यम डांसर है, ठीक है, उनसे भरतनाट्यम भी सीखा। लेकिन जो इनको पद्मश्री मिला है, ये पद्मश्री इनको सत्रिया नृत्य कला के ऊपर मिला है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सत्रिया, ठीक है, सत्रिया नृत्य में इनको मिला है। अच्छा, सत्रिया नृत्य न्यूली जो इंट्रोड्यूस हुआ है 8 शास्त्रीय नृत्यों में, सबसे नया सत्रिया ही है। ये असम के मठों में किया जाता है, जो वैष्णव मठ होते हैं, ठीक है। पहले इसको केवल पुरुष करते थे, बाद में इसको पुरुष एवं महिलाएं दोनों करने लगी। सत्रिया नृत्य में आपको 2025 के अंदर जतिन गोस्वामी को पद्म भूषण दिया गया है। ध्यान रखना, जतिन गोस्वामी को पद्म भूषण प्रदान किया गया है, ये भी ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जतिन गोस्वामी को, ये भी क्या है? सत्रिय डांसर। क्या है भैया? सत्रिय नर्तक, ध्यान रखना। इंदिरा पीपी वोरा क्या करती हैं? इनको क्या मिला है भाई? सत्रिया में मिला है पद्मश्री, ठीक है। लेकिन इन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस की भी शिक्षा ली हुई है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना।
पीपी बोरा। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर, जो कानूनी मामले पर है उस पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, क्या नाम है इसका, महाधिवक्ता का मतलब क्या है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। जैसे केंद्र में आपका अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरीके से स्टेट में आपका एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एडवोकेट जनरल का कर्तव्य होगा, ये किसमें कहा गया भाई, अनुच्छेद 165 में क्या बोला गया है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है आपका 165 में, ठीक। प्रॉपर ध्यान रखना है इसको। एडवोकेट जनरल जो कि किसके समान होता है केंद्र में, अटॉर्नी जनरल के समान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। ये रहा, ये क्या है भाई आपका अरब सागर, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, क्या है भाई ये, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। भारत, तो कौन सी रिवर है जो अरब सागर में गिरेगी, अरब सागर में गिरती है, तो भाई देखो महानदी कृष्णा और गोदावरी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आपकी साबरमती जो रिवर है, साबरमती राजस्थान से निकलती है और गुजरात में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान, टोटल लेंथ कितनी है इस नदी की, साबरमती लेंथ, जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी 371 किलोमीटर, कितनी है, 371 किलोमीटर, ठीक। निकलती कहां से, अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखना। अरावली पर्वत से निकलती है, उदयपुर राजस्थान से 371 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात में एंटर करती है, गुजरात में एंटर करती है और अहमदाबाद इसी के किनारे बसा है, अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे ही है, ठीक है, साबरमती के किनारे ही बसा है, ध्यान रखना। अगर इसके प्रसिद्ध बांधों की बात की जाए, जो बांध बने हैं, तो धरोई बांध, कौन सा, धरोई बांध, ठीक है, धरोई बांध, ये ध्यान रखना, ठीक। तो भाई कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, देखो ये आ गई। और अब ये बंगाली खाड़ी, सॉरी, कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो भाई साबरमती रिवर। बाकी की महानदी कृष्णा और गोदावरी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये क्या है आपका, श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट से, किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट फॉर्म से संबंधित है भाई। तो फॉलो ऑन का मतलब होता है किससे संबंधित है, ओनली टेस्ट मैच, किससे संबंधित है, ओनली टेस्ट मैच। जैसे कि मैं दूसरी टीम हूं, मैं खेल रहा हूं, ठीक है, सेकंड टाइम खेल रहा हूं, लेकिन मेरे नंबर, जो मेरे पॉइंट्स हैं वो पहली टीम के मुकाबले क्या है, कम है, जो पहली टीम थी उसके मुकाबले कम है, तो ठीक है, मुझे मनाने के, मुझे रन बनाने के लिए आगे प्रोसीड किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा। तो फॉलो ऑन शब्द किसके लिए कम होंगे, जिसके उस जो लिस्ट है उसमें पॉइंट्स कम चल रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा केवल टेस्ट मैच में होता है, किस फॉर्मेट में होता है क्रिकेट के, टेस्ट मैच में। तो मैंने आपको ये बतला दिया, ठीक है। फॉलो ऑन जो मूव है वो किससे रिलेटेड है, ओनली फॉर टेस्ट मैच। और कब, जब जैसे सेकंड टीम खेल रही है और उसके मार्क्स यानी कि पॉइंट पहली वाली टीम से कम है, तो उसको फॉलो ऑन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिससे नीचे आपको नहीं करना होता, लेकिन जिससे अगर अबव जाओगे तो फॉलो ऑन आपको करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वैधशालाएं बनवाई। तो भाई कौन सा शासक था, सवाई जय सिंह, कौन था, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह,
ठीक। कहां पैदा हुए भाई? जयपुर के कछवाहा वंश में। जयपुर कछवाहा वंश, ठीक है। क्या टाइम था? 1688 से 1743 तक, ठीक है, इनका टाइम चला। इन्होंने 5 वैद्यशालाएं बनवाई। इन्होंने 5 वैद्यशालाएं बनवाई। कौन कौन सी है भाई? दिल्ली, जो जंतर मंतर है दिल्ली, ठीक है। दूसरा मथुरा, ठीक। तीसरा उज्जैन। चौथा आपका वाराणसी। और 5वां आपका जयपुर में जंतर मंतर है ही है, ठीक है। ये 5 जगह इन्होंने बनवाई सवाई जयसिंह ने। एवं इन्होंने जयपुर की स्थापना भी इन्होंने ही की, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण काम थे। दूसरा पहला काम 5 वैद्यशालाएं बनवाई दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस, जयपुर में। और दूसरा काम था जयपुर की स्थापना की, ठीक है। किसने की? सवाई जयसिंह ने, जो कि क्या थे? जयपुर के कछवाहा वंश के शासक, ठीक है। कब से कब थे? 1688 से 1743 तक, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कौन सा राजा आएगा? सवाई जयसिंह, ठीक। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? भाई मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपका खजुराहो। कौन सा मनाया जाता है? खजुराहो। थाईपुसम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर? तमिलनाडु में। भगवान मोरुगन स्वामी के लिए बिहू आपका आसाम में मनाया जाता है। और जैसलमेर आपका राजस्थान में। बट जो खजुराहो है, खजुराहो टेम्पल, जो स्मारक है खजुराहो, जो कि चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, ठीक है ना। जो कामुक मूर्तियां उसमें दी गई हैं, आप पहचान सकते हो, देख सकते हो। तो उधर होता है। कब से कब तक होता है ये प्रोग्राम? 1 वीक का, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक कंप्लीट होता है। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। क्या होता है? विभिन्न नृत्य कलाएं, नृत्य कलाएं, प्रस्तुतियां, ठीक है, परफॉर्मेंस होती है इसमें। जैसे कि आपका सत्तरिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, सभी विधाएं, ठीक है, कथक आदि, ठीक। ये सारे डांस होते हैं। कब से कब तक होते हैं? प्रतिवर्ष 20 फरवरी से 26 फरवरी तक एमपी के अंदर, ठीक है, खजुराहो स्मारक के पास में इसको बनाया जाता है। और सभी प्रकार के शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत के कार्यक्रम इसमें स्थित होते हैं। और 1 वीक तक, यानी कि 7 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। कहां पर? जो खजुराहो मंदिर की, जो टेम्पल्स की जो श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर भी आता है आपका, कामुक मूर्तियां भी आती हैं आपकी, जो खजुराहो में है, मौजूद है एमपी में, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा है? खजुराहो। नेक्स्ट देखो, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो भाई किसका स्रोत है? कृष्णा का। किसका? कृष्णा का, ठीक है। तो महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र, क्या लिखोगे इसको? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन सी रिवर निकलती है? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी, ठीक है। ये नदी कितना किलोमीटर लंबी है? 1400 किलोमीटर। कितने राज्यों को कवर करती है भाई? कितने को राज्यों को? जिसमें आपका महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटका आएगा, कर्नाटका आएगा आपका, आंध्र आएगा आपका, आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, और तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, ये आएगा। जिसमें आपका सबसे बड़ा मुहाने पर डेल्टा भी यही बनाती है, मुहाने पर डेल्टा निर्माण, ठीक है, डेल्टा निर्माण।
तो इसके बारे में ध्यान रखना। तीसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की कृष्णा नदी। कहां बहती है? पेनिनसुला पार्ट में, जो उपमहाद्वीपीय पार्ट है ना महाराष्ट्र के नीचे वाला, उसमें ये फ्लो करती है। 4 राज्यों को कवर करती है, 1400 किलोमीटर होती है। और कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ठीक है, डेल्टा निर्माण भी करती है। तो कौन सा हो जाएगा? कृष्णा रिवर। ठीक है, देख लो इसको। नेक्स्ट, कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलना रोग है? यानी कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है? ठीक है, जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा को प्रभावित करती है। तो भाई कौन सा है आपका? डिप्थीरिया। कौन सा है? डिप्थीरिया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिप्थीरिया के बारे में देखते हैं। डिप्थीरिया किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, डिप्थीरी इस जीवाणु के कारण होता है। क्या होता है इसमें? नाक एवं गले में सूजन तथा दर्द। सूजन तथा दर्द। ठीक है, जब तक आप इसकी वैक्सीन नहीं लगवा लोगे तो गला काफी सूज जाता है। सूज जाता है तो उससे मौत, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मौत हो जाती है। छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता था। यूरोप में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया। आप देख सकते हो नीदरलैंड वगैरह में जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी, डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी का डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, जब छोटा बच्चा पैदा होता है वो यही प्रॉब्लम थी। इसमें बच्चे का गला सूज जाता है। सूजने के बाद में बच्चा बिल्कुल सांस नहीं ले पाता और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों में। ठीक है, टिटनेस की तरह भयंकर है, जीवाणु से होता है। क्या नाम है इसका? कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, इसको गलघोंटू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गलघोंटू हिंदी में। सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या, यानी कि बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार बीमारी। लेकिन अब कोई डर नहीं है, क्योंकि जैसे ही चाइल्ड बर्थ करता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है, इसके साइड में यानी कि हाथ पर इस टीके को लगा दिया जाता है, जिससे कि बच्चा सेफ हो जाता है 3 रोगों से, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बताना था, तो इसमें क्या हो जाता है? डिप्थीरिया है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का नाम है कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी है। ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है? नाक एवं गले में सूजन आ जाती है, फूल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गलघोंटना, गलघोंटू, क्योंकि सांस ही नहीं ले पाती है, बड़ी दिक्कत होती है और बिना सांस के इंसान मर जाता है। पुराने टाइम पर 17वीं 18वीं टाइम पर शताब्दी में ये बहुत ज्यादा इसका प्रभाव था। जैसे कि यूरोपीय देशों में, खासकर ठंडे स्थानों पर, वहां बच्चे बच ही नहीं पाते थे जब तक कि इसकी वैक्सीन जनरेट नहीं हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कौन सा है? डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? सरोद सम्राट। तो भाई कौन है? उस्ताद अमजद अली खान। कौन है? उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान। पंडित किशन महाराज क्या है भाई? तबला वादक। कौन है? तबला वादक। शिव कुमार शर्मा कौन है भाई? संतूर वादक। कौन है? संतूर वादक, यानी कि संतूर प्ले करते हैं। पंडित रविशंकर कौन है? सितार वादक। कौन है? सितार वादक। तो इन तीनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी फील्ड अलग है, इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं। ठीक है, इनके वाद्य यंत्र अलग हैं। कौन है आपके? उस्ताद अमजद अली खान। तो थोड़ा सा अमजद अली खान के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये आ गए तो अब इनके आने वाले में इनकी उपलब्धि आएंगी। तो अमजद अली खान, देखो भाई 1991 में इनको पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, 1991 में। सन 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, ये दोनों अवार्ड तो आपसे पक्के पक्के पूछे जाएंगे। ठीक है, अमजद अली खान 2022 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, मृत्यु हो चुकी है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। उस्ताद अमजद अली खान, इनको क्या बोलते हैं? सरोद सम्राट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक इफेक्ट, यानी कि जो निगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है ना, वो क्या था? हरित क्रांति का आपको प्रभाव तो पता है भाई। क्या प्रभाव क्या था उसका? जो फायदेकारी प्रभाव था, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ हम लोग को, क्या था? फसल में बढ़ोतरी। ठीक है, फसल में बढ़ोतरी हुई हम लोगों को 10 साल के बाद ही हमने देखा, तो जहां 70 टन जो माल बैठ रहा था वो 131 टन हो गया।
तो आप सोचो कितने फायदेमंद था, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या था, तो जमीन का कम उपजाऊ होना, जमीन में ज्यादा खाद डाली गई इस दौरान, हरित क्रांति के दौरान ज्यादा उसमें इस्तेमाल किया गया जमीन का, ठीक है। तो इसके कारण हो गया भाई जमीन की उर्वरकता यानी कि खेती की उर्वरकता, फर्टिलिटी पावर जो है वो कम हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, मृदा निम्नीकरण, मिट्टी का निम्नीकरण हो गया। क्या हो गया, किस कारण हुआ भाई, ये किस कारण हुआ, हरित क्रांति का किस कारण हुआ भाई, ज्यादा फसल, सॉरी ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल, ठीक है। ज्यादा उर्वरक के इस्तेमाल के कारण क्या हुआ, जमीन की जो मिट्टी थी, खेती की जो मिट्टी थी, उसका निम्नीकरण हो गया, उसकी फर्टिलिटी पावर कम हो गई। क्या हुआ, उसका उपजाऊ उपजाऊ या उर्वरकता कम हो जाना, उर्वरकता कम हो जाना, फर्टिलिटी कम हो जाना, ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आ गई। और आई किस कारण थी, आई किस कारण थी ये प्रॉब्लम, ये आई थी जरूरत से ज्यादा खाद डालने से, ठीक है, जरूरत से ज्यादा फसल करने थे, जो कि हरित क्रांति का मेन उद्देश्य था, क्योंकि फसलों को बढ़ाओ, ठीक है, खेती को बढ़ाओ, उन्नत करो। तो इसका निम्नीकरण क्या हुआ भाई, ज्यादा खाद डाली गई, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन पावर है लैंड की, जो मिट्टी की फर्टिलाइजेशन है सॉइल की, वो कम हो गई, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट था, ठीक। नेक्स्ट देखो, अच्छा हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई, 1968 में। कब स्टार्ट हुई, 1968 में। किसके अंदर स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करवाया, इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। अच्छा इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, डॉक्टर स्वामी एमएस नाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, जो एमएस स्वामीनाथन था। कौन सी फसल को इसमें बढ़ाया गया, गेहूं एवं चावल। पहले किस राज्य में इसको स्टेब्लिश किया गया, पंजाब में, गेहूं की फसल पर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, तो आएंगे, ठीक। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है, ये जो एनडीपी है उसको निकालने के लिए आप जीडीपी में से क्या घटाओ, तो जीडीपी से आप डेप्रिसिएशन घटाओ, मूल्य ह्रास घटाओ, ठीक है। तो एनडीपी कैलकुलेट हो जाएगी, एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो आप ऐसे बतला देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था, वर्ष 2002 में पंडित भीमसेन जोशी को। किसको, पंडित भीमसेन जोशी। इससे पहले क्वेश्चन आया था प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित था, किराना घराना। और उस टाइम पे मैंने आपको पंडित भीमसेन जोशी के बारे में बताया था कि इनको 2009 में क्या मिला है, भारत रत्न सम्मान, और ये भी किराने घराने के हैं। मैंने बोला था ना आपसे, देखो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो देखो होने लग गया। तो थोड़ा सा पंडित भीमसेन जोशी के बारे में जानते हैं। पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, ठीक है, कौन थे, किराना घराने के क्लासिकल सिंगर, ठीक है, शास्त्रीय गायक। इनकी उपलब्धियां देखो, 1999 में इनको पद्म विभूषण, 2009 में इनको भारत रत्न मिला। क्या मिला, भारत रत्न, ठीक। सन 2001 में इनको महाराष्ट्र भूषण, सॉरी 2002 में महाराष्ट्र भूषण, और 2005 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला, कर्नाटक रत्न। तो ठीक है, ये थोड़ी सी उपलब्धियां जिन्हें ध्यान रखो। घराना कौन सा है, किराना, कौन सा घराना है, किराना। और 2009 में इनको भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित भी किया, ठीक है। घराना कौन सा है, किराना। कौन ऑपरेट करता था किराने घराने को, सवाई गंधर्व करीम खान संस्थापक थे, और सवाई गंधर्व उसमें शिक्षा सिखाते थे। भीमसेन जोशी के साथ में गंगूबाई हंगल भी गायन सीखती थी, ठीक है। और गंगूबाई हंगल को आपको पता है पद्म विभूषण मिल चुका है, प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण मिल चुका है। यानी कि जो किराना घराने के जो तीनों छात्र थे उन सभी का नाम रोशन है, जिसमें से पंडित भीमसेन जोशी ने भारत रत्न प्राप्त किया है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट,
मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है भाई? कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। किस लिए? जिससे कि राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव एवं विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण हो सके। तो ठीक है, आर्टिकल 324 के फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो भाई राष्ट्रपति द्वारा हो रहा है तो उसको आपको पता है टाइम पीरियड भी अलग मिलेगा। तो इसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। जो चुनाव आयुक्त है 6 वर्ष का। एवं किस वर्ष में रिटायर्ड होता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है? किस वर्ष में? 65 वर्ष में। तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65। ठीक है, कितना होता है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल? 6 वर्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो भाई इनके झंडे पर जाकर क्या होता था, क्योंकि चोल केवल राजवंश नहीं था, साम्राज्य था। इनकी नेवी अति सुदृढ़ थी। इन्होंने श्रीलंका, श्री विजय पैलेस, श्री विजय प्रांत यानी कि आज का इंडोनेशिया और मलय प्रांत सभी पर कब्जा कर रखा था। इनकी नेवी बहुत मजबूत थी, बाहर से आने वाले जहाजों का टैक्स लेते थे। तो इनका एक झंडा था, इनकी मोहर भी थी, समझ गए ना? तो क्या था? टाइगर। क्या था इनका चिन्ह? टाइगर। ये ध्यान रखना, क्या था? टाइगर था। ठीक है ना, इंपीरियल साम्राज्य था। ठीक, किसने स्टार्ट किया था भाई चोल वंश? विजयालय ने। किसने स्टार्ट किया था? कौन था संस्थापक? विजयालय। ठीक है, संस्थापक कौन था? विजयालय। अगर पराक्रमी शासक की बात करोगे तो कौन था पराक्रमी शासक इसमें? कौन कौन थे पराक्रमी शासक? राजराजा चोल। ठीक है, कौन थे? राजराजा चोल एवं इनके बेटे राजेंद्र प्रथम। कौन थे भाई? राजेंद्र प्रथम। इन दोनों ने इसको बढ़ाकर श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक पहुंचा दिया था ये साम्राज्य, और एक विशाल साम्राज्य बन गया था जिसकी नींव बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, जिसका एक पूरा के पूरा घटनाक्रम था, एक स्थापत्य कला थी। और इन लोगों ने क्या क्या बनवाया भाई? बृहदेश्वर का शिव मंदिर। इसकी राजधानी क्या थी? राजवंश की राजधानी क्या थी? तंजौर। क्या थी भाई? तंजौर, जो तमिलनाडु में मौजूद है। इनकी राजधानी थी तंजौर, तमिलनाडु। फेमस क्या है इनके? फेमस क्या है? बृहदेश्वर शिव मंदिर। बृहदेश्वर शिव मंदिर जो कि तंजौर में मौजूद है। ठीक है, ये इनकी कला का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक है, बृहदेश्वर शिव मंदिर। चिन्ह क्या था? टाइगर। गुप्त वंश का चिन्ह क्या है? गरुड़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? भाई पोरीफेरा में क्या आता है? स्पंज आता है आपका, साइकन आती है। ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं है आपका? हाइड्रा। क्या नहीं है? कौन सा जीव नहीं है आपका? हाइड्रा। तो फिर हाइड्रा किस वंश का है? हाइड्रा किस वंश का है? निडेरिया। किस वंश का है? निडारिया। ठीक है, निडारिया वंश का है ये, निडारिया वंश जो हाइड्रा है, निडारिया वंश। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका हाइड्रा नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, और मैं चलता हूँ। ठीक, नमस्ते। सभी पूछ रहे हैं और पढ़े एक बार। ठीक है, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए, सभी के लिए।